डियर स्टूडेंट, अब आप लोगों ने यूपीएससी सीएससी के पेपर का आंसर की भी मिला ही लिया होगा कई सारे कोचिंगों से। एनालिसिस भी कर लिया होगा। हमने भी अपना एक एनालिसिस दिया था आप लोगों को कि अगर 41 से अगर 43 के आसपास अगर किसी बच्चे का सही है तो आप समझ जाइए कि अब आप मेंस मतलब प्रीलिम्स सबका क्वालिफाई हो चुका है और मेंस का आप लिखने की तैयारी में होंगे। अब जो सबसे है कि मेंस निकालें कैसे, जैसे कि हिंदी माध्यम वाले जो स्टूडेंट हैं वो मेंस में क्या लिखेंगे, तो ऐसे है GS1 GS2 GS3 GS4 और ऑप्शनल्स, इसी से आपको नंबर मिलना है। तो आपको अगर हिंदी मीडियम वाले छात्र को अगर पास करना है तो उनको ऑप्शनल में समझिएगा 300 से अगर 310 मार्क्स अगर आ गए तो उनका ये मैं मान लेता हूँ कि ठीक है ये मार्क्स। एथिक्स में 130 से 140 के बीच में आ गया, लेकिन जब स्टार्टिंग में जब एथिक्स आया था ना तो नंबर बहुत ही कम उठ रहे थे, अब तो 151 152 तक भी नंबर जा रहे हैं। ठीक है। तीसरा है आपका ऐसे 150 से 160 अगर आपको आ गए, और बाकी GS1 GS2 GS3 अगर 105 भी अगर नंबर आ गया ना, समझिए आपने अच्छा मेहनत किया है। तो इसी तरीके से आपका मेंस निकलेगा। तो आज हम आपको इंट्रोडक्शंस दे रहे हैं GS पेपर 4, जो ऑफिशियली सिलेबस क्या है इसका, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ठीक है। टोटल मार्क्स कितना है, 250। यूपीएससी को आखिर ये सिलेबस जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, तो 2000 से लेकर 2010 तक ये देखा जा रहा था कि यूपीएससी भले अच्छे कैंडिडेट का सिलेक्शंस तो कर रही है, लेकिन जब वो ऑफिसर्स फील्ड में जाते हैं तो उनके अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की हमेशा कमी दिखाई दी। और ये केवल एक जगह नहीं, लवासना में भी देखा गया, हैदराबाद में भी देखा गया। तो ये सारे चीज़ों को समझने के बाद 2013 में एक पेपर जोड़ा गया एथिक्स। ऐसे भी अगर आप बहुत ध्यान से देखिएगा ना कि 2008 के बाद यूपीएससी जो है कंटिन्यू यूपीएससी का सिलेबस चेंज किया, और 2008 से लेकर 2014 तक तो धनाधन हर साल सिलेबस चेंज होते गए। और उसी सिलेबस चेंज करने के क्रम में जो लास्ट चेंज जो अगर ये मैं मान लूँ तो ये क्या था, एथिक्स। उसके बाद 2 ऑप्शनल थे, ऑप्शनल हटाया, सीसेट का पेपर लेकर के आए। ऐसा कई वो 2011 में सीसेट इंट्रोड्यूस हो ही चुका था। तो ऐसे कई चेंजेज आ रहे थे सीएससी यूपीएससी सीएससी में। तो 2023 में एक लास्ट चेंजेज आ गया, क्या, एक अलग से एक पेपर जोड़ा गया, एथिक्स एंड मोरालिटी। ठीक है। देखिए एथिक्स को अगर आप पढ़िएगा तो इसको अब ऐसे एथिक्स में टोटल 8 यूनिट है। तो पहला क्या है आपका, पहला अगर आप देखिएगा 1 से 7 एक साइड लिख देते हैं और 8वां हम एक साइड लिखते हैं। तो 1 से 7 में क्या था आपका, इंट्रोडक्शंस था। ठीक है। दूसरे में क्या था, एप्टीट्यूड। तीसरे में क्या था हमारा, एप्टीट्यूड। और चौथा एक लाइन जोड़ा गया, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है जैसे कि अगर आप रियल लाइफ में भी देखिएगा तो कई सारे बच्चे लव अफेयर में पड़ जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि जी सोना बाबू मोना बाबू शादी तो आप ही से करना है, और वो सारी हदें पार कर जाते हैं। बाद में उनको पता चल जाता है कि ये मेरे साथ तो धोखा हो गया। अगर आप ये इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आप पढ़ लीजिएगा, चाहे आपका यूपीएससी निकले ना निकले,
लेकिन एक बात तो है, इस जगह से आप ये समझ जाएंगे कि किस व्यक्ति, कौन व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है, कौन सच कह रहा है। यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या था, फिलोसफी ऑफ एथिक्स, ठीक है, ये आपका 5वां यूनिट था। उसके बाद क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ एथिक्स। उसके बाद था करप्शन, और जो 8वां है वो है आपका केस स्टडी। तो अगर आप यूपीएससी का अगर सिलेबस ठीक ठाक पढ़ लेंगे ना, तो उन्होंने क्या लिखा कि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, जो समाज में करेंट इवेंट पे जो घटनाएं घट रही हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पूछेंगे, उससे रिलेटेड हम केस स्टडी लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो इथिक्स में पेपर आएंगे वो सिद्धांतिक टाइप के पेपर नहीं आएंगे, वो कैसे आएंगे, जो अप्लाइड बेस थे। तो इस सब को सोच करके एक बहुत ही अच्छा सिलेबस बनाया गया, किसका, एथिक्स का। अब ये देखिएगा कि क्या एथिक्स पढ़ने के बाद क्या आदमी नैतिक हो सकता है? ऐसा नहीं है कि आपने अगर अच्छे से एथिक्स पढ़ लिया तो बिल्कुल ही नैतिक आदमी होंगे, समाज सुधारक होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 2016 में एक शख्स थे जिनको एथिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर आया था और वो आईपीएस बने थे, और 2017 में वही व्यक्ति कान में ईयरफोन लगा करके चोरी करते हुए पकड़े गए। आप समझ सकते हैं, 2016 में एथिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर था, शायद मेरे हिसाब से उनको 127-128 नंबर आया हुआ था, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स था, और वो व्यक्ति चोरी करता पकड़ा गया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आपको एथिक्स आता है तो आप बिल्कुल ईमानदार होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक ना, पहला। दूसरा ये है ना कि एक जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, गलती जिसका हमें पता भी नहीं रहता, उसको सुधारने की प्रक्रिया है। आप देखिएगा जैसे कि रेलवे पे चल रहे, रेलवे से रोड पे आए तो रेलवे का लॉ अलग, रोड का लॉ अलग, बस में चढ़े तो बस का लॉ अलग, आपको पता ही नहीं है। ये पता कब चलता है कि जब आपके ऊपर नोटिस आता है आपने इस कानून का वायलेशन कर लिया। तो यही सब चीज़ें जो है वो कहाँ दिखाई देती है, नैतिकता के अंतर, कि आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से। दूसरा क्या है ना कि हम ये समझेंगे कि इथिक्स पढ़ के क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। पहले तो हम ये समझेंगे एग्ज़ाम में क्या फ़ायदा होगा, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, ठीक है। इसमें क्या फ़ायदा होना है, तो देखिए अगर किसी स्टूडेंट को बेस्ट एसे लिखना हो, याद रखिएगा बेस्ट एसे, तो बिना एथिक्स के नहीं लिख सकता, ठीक ना। क्योंकि इसमें देखिए एक यूनिट होता है फिलोसफी ऑफ एथिक्स, इसमें वेस्टर्न थिंकर्स, इंडियन थिंकर्स, इसके बारे में ठीक ढंग से पढ़ना पड़ता है और इनकी आइडियोलॉजी को समझना पड़ता है। तो ऐसे लिखने के लिए आप किसी की भी आइडियोलॉजी से स्टार्ट हो सकते हैं, ऐसे लिखने के लिए किसी के भी आइडियोलॉजी स्टार्ट हो सकते हैं। सामान्यतः लोग स्टार्ट किससे करते हैं कि कांट की थ्योरी से। कांट की थ्योरी यूपीएससी भी पूछी हुई है, यूपीपीएससी भी पूछा हुआ है और एमपीपीएससी भी पूछा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है, एथिक्स का पेपर 250 मार्क्स का पूरा। और तीसरा आपको बेनिफिट कहाँ देता है, ये आपका इंटरव्यू में। इंटरव्यू में क्या चेक होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो चेक करने की प्रक्रिया होती है, क्योंकि आप सबको पता है कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है 7-8 क्वेश्चंस के बाद, 2-3 क्वेश्चंस के बाद भी अगर पैनल को लगता है कि चलो अब सामने वाले व्यक्ति से सॉरी बुलवाने का समय आ गया है, क्योंकि आपसे जो इंटरव्यू में पूछा जाएगा ना 11, 12, 13 क्वेश्चन, तो ये आप जान के जाइएगा समझ के कि 3 या 4 क्वेश्चन में तो सॉरी वो बुलवा के ही छोड़ेगा, वो सोच के बैठता है। और उसमें कुछ जो हैं अटपटे सवाल भी आ जाते हैं जो आपको शायद समझ में भी नहीं आता होगा। जैसे कि
बिहार पीएससी को ही ले लें या यूपीएससी को ही ले लें, अगर पूछ दे कि आपकी उम्र 32 साल के आसपास है और आपने अभी तक शादी नहीं की है, तो अगर आपने कुछ भी अगर दायां बायां किया कि सर हमने इसलिए शादी नहीं किए थे कि पहले सोचे नौकरी कर लें, तब उसको तुरंत आपको लपेट लेगा। अच्छा तो नौकरी क्या है, इसका मतलब आपका यूपीएससी में सिलेक्शन होगा या बिहार पीएससी में सिलेक्शन होगा तभी उसको नौकरी मानेंगे, इससे पहले आपने कोई और नौकरी क्यों नहीं की, तो आपको फंसा लेगा बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर आपसे अगर ये कोई क्वेश्चन ये पूछता है ना कि क्या आपकी उम्र 30 साल हो या 32 साल और आपने आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, तो अब इसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर सब लोगों ने पकड़ रखा है कि सर मैं किसी के साथ कमिटेड हूँ, आज भी हूँ, और जैसे ही मेरी कोई ठीक ठाक जॉब लगेगी मैं इसके साथ शादी कर लूँगा। इससे ये पता चल जाता है कि आप मतलब खाली नहीं हैं, आप कमिटमेंट में कमिटेड हैं, शादी करेंगे ही करेंगे, आपको हिमालय नहीं जाना है। अब क्या है ना, अब इसके बाद भी इन्होंने क्वेश्चंस का आंसर पकड़ लिया है। वो क्या है कि अगर आपने ये क्वेश्चंस आंसर कर दिया कि मैं तो किसी के साथ कमिटेड हूँ और मुझे अब मैं जैसे जॉब मिलेगी या मैं अच्छा कमीशन पास कर लूँगा, तो ठीक ठाक एक क्वेश्चंस बना के बैठा हुआ है या बना सकता है। वो क्या बनेगा वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा कि तो जो इंटरव्यू अगर आपको देना है ना, तो इंटरव्यू आपको इसी से, अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ द माइंड्स बहुत ठीक ठाक है तो आप यहीं से दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है, रियल लाइफ में इसका क्या फ़ायदा है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है वो है आपका डिसीजन मेकिंग का, निर्णय शक्ति। और ये आसान चीज़ नहीं होता। निर्णय लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने आपको ये कह दिया कि आपको चाय पीना है या कॉफ़ी पीना है, बड़ा आसान डिसीजन है, मेरी मर्ज़ी है। निर्णय लेने का मतलब ये हुआ कि इस निर्णय लेने के बाद कुछ ना कुछ तो नुकसान होना तय है, लेकिन मिनिमम नुकसान कहाँ होगा, इस चीज़ को वेरीफाई करना, इस चीज़ को अपने ऊपर जस्टिफाई कर देना, ये होता है डिसीजन मेकिंग। क्या उचित है क्या अनुचित, ये भी आप कहाँ से सीखेंगे, इसी एथिक्स के पेपर से। तो आप देख ही रहे हैं ना, मेंस में भी लिख रहे हैं, ऐसे भी लिख रहे हैं, इंटरव्यू भी कर रहे हैं, रियल लाइफ में भी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं हमेशा कहता हूँ कई बार भी कि एग्ज़ाम निकले ना निकले, आप एक बार एथिक्स का पेपर ऐसे भी पढ़ लो, ज़रूरी थोड़े कि एग्ज़ाम पास होंगे ही, एक अच्छा नागरिक भी तो देश का बन ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, कई चीज़ें जो हमारी समझ में नहीं आएगी, वो आपको कई ऐसे सोसाइटी में हुए वर्क, कई सारे केस स्टडी को हम लोग समझेंगे, जिससे आपका डिसीजन लेने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर कोई व्यक्ति अनैतिक है तो उसके लिए सरकार के पास बहुत सारे सोर्सेस हैं उसको ठीक करने के, पुलिस सिस्टम है, जेल सिस्टम है। लेकिन अगर कोई नैतिक व्यक्ति से गलती से भी अगर गलती हो रहा है तो वो जिम्मेवारी सरकार की है इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन देने का। तो आज हम इतना ही छोड़ देते हैं। एक आपको मैंने इंटरव्यू का क्वेश्चंस बता ही दिया, आगे ऐसे करते करते कई सारे इंटरव्यू के आए हुए क्वेश्चन जो पर्सनली यूपीएससी पूछती है, ये मैं आपको डील करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके सारे चीज़ को पढ़ेंगे कि वैल्यू क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हैं, ये सारे चीज़ का डिस्कशन हम लोग अगले 100-150 घंटे के आवर में हम लोग करेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि जो आज आपका निर्णय शक्ति है, जब आप लोग 150-200 घंटे की क्लासेस कर लेंगे, आपका बिल्कुल मैच्योरिटी लेवल और ज़्यादा बढ़िया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।